नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। सबसे पहले डाल लेते हैं सुर्खियों पर एक नजर। एमपी में किसानों ने उठाई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदने की मांग। पोल्ट्री उद्योग में खपत घटने से गिरे मक्के के दाम, किसानों के लिए लागत निकालना हुआ मुश्किल। हरियाणा में किसानों ने सोशल मीडिया के जरिए शुरू किया आंदोलन। ट्यूबवेल के लिए तत्काल बिजली कनेक्शन देने की मांग। 2012 से लटके हैं बिजली कनेक्शन के एप्लीकेशंस। पंजाब सरकार ने लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया। सीएम अमरिंदर सिंह ने कोरोना के बढ़ते मामलों को बताया वजह, लेकिन आम लोगों को सुबह 7 से 11 बजे तक मिलेगी राहत। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एफपीओ बना किसानों का सहारा। किसानों से फसल लेकर सीधे ग्राहकों को कर रहा है सप्लाई। बिचौलिए ना होने से किसानों को मिल रही है सही कीमत। और अब खबरें विस्तार से। पहले चिकन खाने से कोरोना वायरस फैलने की अफवाह और फिर लॉकडाउन ने पोल्ट्री उद्योग को तबाही के कगार पर ला दिया। इसका असर पोल्ट्री फीड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मक्के की खपत पर पड़ा। खपत गिरी तो दाम भी टूट गए। फरवरी में जो मक्का लगभग 1800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रही थी, वो अब घटकर 900 रुपए, लगभग आधा 900 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। इसके अलावा मंडियां बंद होने से भी किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। इसे देखते हुए एमपी के किसानों ने मक्के की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद किए जाने की मांग उठाई है। राज्य के छिंदवाड़ा, बैतूल और सिवनी जिलों में मक्के की खेती बड़े पैमाने पर होती है। छिंदवाड़ा में मक्के का उत्पादन इतना ज्यादा है कि उसे कॉर्न सिटी तक कहा जाता है। इस बीच राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने केंद्र सरकार से मक्के की एमएसपी पर खरीद करने की मंजूरी देने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि केंद्र ने मक्के की एमएसपी 1760 रुपए प्रति क्विंटल तय की है, लेकिन इसका मंडी भाव अक्सर एमएसपी से कम रहता है। राजस्थान में सालाना 15.5 लाख टन मक्का पैदा होती है और इस बीच तेलंगाना सरकार ने अपने यहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्के की खरीद शुरू कर दी है। मक्का का जो रेट 2000 रुपया पर क्विंटल था जनवरी तक, वो आज गिरकर 800-900 रुपया और 1000 रुपया क्विंटल तक रह गया है। कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा मार किसी पर पड़ी है तो वो पोल्ट्री फार्म पर पड़ी, और पोल्ट्री फार्म में मार पड़ने से ही मक्का की कीमत आधी रह गई है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राज जुड़ गए हैं। राहुल, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। मध्य प्रदेश में मक्का के किसानों की मांग है कि मक्का समर्थन मूल्य पर बिके। एमपी में इतने बड़े पैमाने पर मक्के की खेती होती है, प्रमुख फसलों में से एक मानी जा सकती है, और यहाँ तक कि छिंदवाड़ा को तो कॉर्न सिटी भी माना जाता है। फिर भी अभी तक एमएसपी क्यों नहीं दी जाती रही है? अनिका जी, जहां तक प्रश्न मक्के की एमएसपी पे खरीद का है, तो ये मांग जो है वो लंबे समय से मध्य प्रदेश के किसान उठाते रहे हैं। यूं तो समर्थन मूल्य 1760 रुपए केंद्र सरकार ने तय कर रखा है, लेकिन उस पर कभी भी सरकार ये जहमत नहीं उठाती कि व्यवस्थित खरीदी कराए। दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पे मक्के की जो है वो उत्पादन होता है। छिंदवाड़ा, जैसा आपने बताया, खुद कहा कि छिंदवाड़ा है, बैतूल है और सिवनी जिला है। इसके अतिरिक्त भी जितने भी अंदरूनी मंडला, डिडोरी, बालाघाट आदिवासी अंचल है, उसमें किसान मक्का उगाता है, मक्का खाता है, क्योंकि मोटा अनाज उसकी आजीविका का भी साधन है और भोजन का भी साधन है। और कई जगह जहां पहाड़ी इलाका है वहां पे वो स्टेप फार्मिंग करते हैं और कम पानी में मक्का उगाते हैं, तो वही वो खाते हैं और उसी से उनका जीवन यापन चलता है। तो मक्का का जो उत्पादन मध्य प्रदेश में है वो लगभग 24 लाख मेट्रिक टन है। 24 लाख मेट्रिक टन है, जो कि 8,62,000 हेक्टेयर भूमि में इसका रकबा बोया जाता है। और जो प्रश्न आपने कहा कि क्यों नहीं खरीदी की जाती, तो जहां तक मुझे समझ में आता है कि सरकार के ऊपर जो दबाव होना चाहिए वो दबाव नहीं है, क्योंकि पीडीएस की खरीद के लिए जब राशन में उनको गेहूं और चावल बांटना होता है तो उसके लिए उनको चिंता होती है। जैसा कि अभी लॉकडाउन में आप देखें तो बहुत तेजी से खरीद करने के लिए वो बार बार दबाव बना रहे हैं और क्वालिटी भी देखी जा रही है। बार बार कलेक्टर भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि मंडियों में कलेक्टर इतने राउंड मार के देखे कि भाई क्वालिटी क्या है, लेकिन उनके ऊपर दबाव रहता है, जैसा कि गेहूं में देखने में आ रहा है। लेकिन मक्का क्योंकि राशन में वितरण नहीं होता, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि सरकार के ऊपर वो दबाव नहीं होता कि वो खरीदे, जबकि ये खरीदना चाहिए।
गेहूं और चावल के बाद सबसे बड़ी फसल है, और तो और मक्का एक सुरक्षित फसल है। मक्का जो है वो 25 से 100% ज्यादा जो है वो उत्पादन देने वाली फसल है। आप देखें तो खरीफ और रबी दोनों सीजन में मक्का बोई जाती है। मध्य प्रदेश का अगर मैं आपको बताऊं तो खरीफ का जो सीजन होता है उसमें लगभग 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मक्का निकलती है, और अगर रबी सीजन में आप देखें तो 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मक्का का उत्पादन हो जाता है। ऐसे में एक बड़ा कारण यह भी है कि मक्का का जो उपयोग है वो 49% के लगभग, अगर 100% में आप तोड़ के देखें तो वो कुक्कुट यानी मुर्गी पालन में उपयोग होता है। 25% उसका उपयोग जो होता है वो खाने में होता है, जिसका ज्यादातर भाग आदिवासी भाई बहन ही खाते हैं, क्योंकि आमतौर पे मक्का उनके भोजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पशु आहार में लगभग 12% का उपयोग उसका होता है, और 12% ही स्टार्च फैक्ट्रियों में उपयोग होता है। 1% बीजोपचार में होता है, पेय पदार्थ में 1% होता है, और जो आपका बीजोपचार है उसमें 1% होता है। इस हिसाब से मक्के का जो ज्यादा से ज्यादा उपयोग है वो पशुपालन, मुर्गी पालन, क्योंकि पशुपालन में वो हरे चारे के तौर पे भी उपयोग होता है। हरे चारे के लिए बहुत सारी कंपनियां खड़ी हुई मक्के की फसल ले जाती हैं, तो वो भी डायरेक्ट किसान से टाइप करके ले जाती हैं, लेकिन उसमें सरकार की मध्यस्थता नहीं रहती, जबकि सरकार को बहुत बड़ी अहम भूमिका मक्के के लिए निभानी चाहिए। जी, सरकार एक तरफ कहती है कि चावल और गेहूं के अलावा दूसरी फसल की खेती पर ध्यान दे किसान, फिर जो किसान मक्का उगाते हैं उन किसानों को एमएसपी की सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती है? ये एक बड़ा सवाल है, मुद्दा है। अब कोरोना के समय जो भाव इतने लुढ़क गए हैं, अब उसकी भरपाई कैसे होगी, और इससे आप किस तरह के दूरगामी परिणाम देख रहे हैं? अनिका जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 1760 रुपए प्रति क्विंटल जो मक्के का एमएसपी है, उसके विपरीत बहुत कम दामों में मक्का बिकता है। अभी तक तो लगभग अच्छे भाव मिल रहे थे, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन जब से चालू हुआ है तो मैंने आपको बताया मक्के का जो ज्यादातर भाग है उसका कंजम्पशन मुर्गी पालन में होता है। और जो अफवाहें का दौर चालू हुआ दिसंबर से जनवरी में चरम सीमा पे पहुंचा, व्हाट्सएप फेसबुक पे आया, तो लोगों ने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। मुर्गी पालन के उद्योग पे जो प्रभाव पड़ा है लॉकडाउन का, लोगों ने अपनी मुर्गियां सीधी की सीधी दफना दी हैं कई जगह, और वो जो है उत्पादन पूरी तरह बंद है। तो जो कंजम्पशन होना चाहिए मक्के का वो कंजम्पशन हो नहीं रहा है, तो स्वाभाविक है तो व्यापारी प्राइवेट खरीद क्यों करेगा जो उस उत्पादन को आगे बढ़ाता है। फिर जहां स्टार्च फैक्ट्रियां चलती थी वो स्टार्च फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, तो स्टार्च फैक्ट्रियों में जो मक्का जाता था वो कंजम्पशन बंद है। खाद्यान्न में जितना मक्का उपयोग में आता था अलग अलग प्रतिष्ठान संस्थान में, वो बंद पड़े हैं। तो इस वजह से मक्का उत्पादन किसानों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और ऐसे में अगर प्रदेश की सरकार एमएसपी पे मक्के की खरीद नहीं करती है, तो जो मक्का खरीफ का भी रखा हुआ है, मैं आपको बता दूं खरीफ का मक्का भी रखा हुआ है, और रबी की फसल बोनी का संकट है मध्य प्रदेश के किसान के सामने, जो कि मक्का उत्पादक किसान है। मैंने आपको बता दिया इतने बड़े रकबे में लगभग 8,62,000 हेक्टेयर रकबा है मध्य प्रदेश में मक्के का, और 24 लाख मेट्रिक टन की मक्के की फसल होती है। ऐसे में जो मक्का उत्पादन किसान है वो इस संशय में है कि हमारा मक्का आगे बिकेगा कि नहीं बिकेगा। स्थिति क्लियर ऐसी है नहीं, लॉकडाउन कब तक रहेगा, और ये परिस्थितियां कोरोना की हैं, इसके चलते कौन मुर्गी पालन में बूम आएगा नहीं आएगा, तो ये सारा संशय मध्य प्रदेश के किसानों के सामने बना हुआ है। ऐसे में अगर सरकार उनको खरीद नहीं करती है, क्योंकि मक्के का जो उपयोग है वो यही है और इन्हीं उपयोग में मक्का उपयोग होता है, तो ऐसे में अगर सरकार खरीद नहीं करेगी तो मक्का उत्पादक किसान पूरी तरह खत्म हो जाएगा, उनके सामने आजीविका का बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। और ज्यादातर मक्का उत्पादन किसान कौन है? वो है हमारे आदिवासी भाई बहन। इस मध्य प्रदेश में वैसे भी अतिवृष्टि का मुआवजा मिला नहीं है, 160 गेहूं का बोनस मिला नहीं है, पिछले साल की बीमा राशि मिली नहीं है, 52 के अधिपत्य नहीं है। ऐसे में मक्के का प्रहार अगर उनके ऊपर हो जाएगा, मक्का का पूरा फसलों का उनको जो दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो जो सरकार की योजना है कि गरीब घर में बैठ के खाना खाए, सुरक्षित रहे, तो कोरोना से मरे ना मरे आदमी जो है बेकारी और लाचारी से मर जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में इसी प्रकार के हालात बने रहे तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में आत्महत्याओं का दौर निश्चित ही बढ़ेगा। शुक्रिया राहुल राज जी इन तमाम जानकारियों के लिए। लॉकडाउन के बावजूद हरियाणा के किसान अपनी मांग को लेकर एक अलग तरह का आंदोलन कर रहे हैं। यहां ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन देने में देरी से नाराज किसानों ने सोशल मीडिया पर ट्यूबवेल लगाओ किसान बचाओ मुहिम छेड़ दी है। किसान नेता और किसान सोशल मीडिया पर मनोहर लाल खट्टर सरकार से ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन देने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि नहरों से पर्याप्त पानी नहीं मिलने से वो फसलों की सिंचाई नहीं कर पाते हैं, जबकि सरकार ने 2012 से ट्यूबवेल कनेक्शन देने के आवेदनों को अटका रखा है।
और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता विकल्प आचार्य जी जुड़ गए हैं, जो कि हरियाणा से हैं। विकल्प जी, ये बताएं कि ट्यूबवेल लगाओ, किसानी को बचाओ, इस तरह का जो सोशल मीडिया पर ये आंदोलन खड़ा हुआ है, इसको अभी तक किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसकी क्या जरूरत थी? देखिए अनिका जी, हरियाणा में 2012 से ट्यूबवेल कनेक्शन बंद थे, जो कि सरकार ने 2018 में किसानों से ट्यूबवेल के लिए फार्म मांगे और जल्द ही ट्यूबवेल कनेक्शन देने का वादा किया, जिसमें हरियाणा के हजारों किसानों ने ट्यूबवेल के फार्म भरे, 30,000 रुपये सिक्योरिटी मनी जमा करी। लेकिन वो ट्यूबवेल कनेक्शन 2019 में भी नहीं लग सके। 2019 में दोबारा हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बिजली मंत्री ने किसानों को कहा कि आप पूरे पैसे भर दीजिए, जो भी आपका एस्टीमेट बनता है, और आपके जनवरी या फरवरी में सारे ट्यूबवेल कनेक्शन लग जाएंगे। इसको देखते हुए किसानों ने ब्याज पर पैसा लेके 3 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक बिजली विभाग में भरे। लेकिन आज चौथा महीना गुजरने को है, किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं लगे। हमारी अब खरीफ की फसल का सीजन है, जिसमें कि पानी की बहुत आवश्यकता होती है, चाहे वो धान की फसल हो, चाहे वो खरीफ की फसल हो। लेकिन आपातकाल कोरोना संकट के बाद किसान इतनी दिक्कतें जहां झेल रहा है फसल कटाई या फसल बेचने को लेकर, वहां उसे अब ट्यूबवेल की मौके पर सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके लिए किसान को पैसा जमा कराए हुए 5 महीना हो गए, लेकिन किसान का कनेक्शन नहीं हो रहा था। तो पूरे हरियाणा के किसान साथियों ने कहा कि ट्यूबवेल मौके की जरूरत है, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण हम धरातल पर आंदोलन नहीं कर सकते। तो हरियाणा के सभी साथियों से विचार विमर्श करके हमने ये मुहिम शुरू करी, ट्यूबवेल लगाओ किसान बचाओ। सोशल मीडिया पर के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फोन मैसेजेस, फोन कॉल के जरिए हमने हरियाणा सरकार को घेरने के लिए सोशल मीडिया पर यह आंदोलन चलाया, जिसका कि पूरे हरियाणा के किसान साथियों ने बड़े जोरदार तरीके से स्वागत किया। और आज इस आंदोलन का तीसरा दिन है। लगभग हरियाणा का प्रत्येक किसान जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, वो हरियाणा के बिजली मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को लगातार ट्वीट्स कर रहा है, लगातार फेसबुक पोस्ट डाल रहा है, लगातार व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहा है। तो आंदोलन ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है। तो इसके कारण हमें लगता है कि जल्दी सरकार किसी फैसले पर आ सकती है। अगर ट्यूबवेल नहीं है तो किसानों को जाहिर तौर पर पानी को लेकर काफी समस्याएं सामने आ रही हैं, और अभी तक कहां से पानी उपलब्ध होता था? क्या परेशानियां हैं? सरकार का कोई आश्वासन मिला आपको? अनिका जी, 2012 में जो नहरी पानी था और आज 2020 में जो नहरी पानी है, उसमें काफी घटाव आ गया है, क्योंकि पानी जो है वो अधिकतर जल घरों को जाने लग गया है। तो इसके लिए हरियाणा में सिंचाई की जो नहर व्यवस्था थी वो पानी अपर्याप्त है, जिसके कारण कि किसानों को फसल में के अंदर पानी के लिए जो आवश्यकता होती है वो आवश्यकता नहरी पानी से हरियाणा में पूरी नहीं हो पा रही है। और 2012 से ट्यूबवेल बंद होने के कारण किसान की स्थिति दिन प्रतिदिन आर्थिक स्थिति गिरती गई। तो इसलिए किसान किसी तरह गुजर बसर कर रहा था खरीफ की फसलों पर, लेकिन अब जब उसने पूरा पैसा भर दिया है हरियाणा सरकार को ब्याज पर लेकर, तरह तरह की दिक्कतों को झेलते हुए, तो उसे देखते हुए अब सरकार को ट्यूबवेल के कनेक्शन, जब उसकी किसान की पूरी पेमेंट जमा हो गई है, तो हर हालत में तुरंत जमा करने चाहिए। इसके लिए टेंडर भी हो चुका है और सरकार तुरंत इन कनेक्शनों को जारी करे। जहां तक आपका सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स हमें मिला, सरकार की तरफ से आज आंदोलन का तीसरा दिन है। किसी भी सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का अभी तक इस मामले में कोई बयान नहीं आया, लेकिन जिस जोर शोर तरीके से यह आंदोलन चल रहा है, लगभग देश का नेशनल मीडिया इस आंदोलन को कवर कर रहा है। तो हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले पर हरियाणा सरकार कुछ फैसला लेगी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान देखिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने सरकार को, हरियाणा सरकार या केंद्रीय सरकार को सहयोग किया है तो वो किसान है, क्योंकि उसने लॉकडाउन में फसल कटाई में हो रही दिक्कतें, मजदूरी में आ रही दिक्कतें और जो उसे फसल बेचने में आ रही दिक्कतें, वो लॉकडाउन में सरकार के सारे आदेशों का पालन करते हुए उसने इस विकट की स्थिति में सरकार के साथ खड़ा होने का काम किया है। तो अब सरकार की बारी है, जब किसान आपके साथ हर सुख दुख की घड़ी में खड़ा है, तो अब हरियाणा सरकार को चाहिए कि मौके पर खरीफ की फसल की बिजाई इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारे को ट्यूबवेल कनेक्शन मिलते हैं या नहीं मिलते। तो हरियाणा सरकार और हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द ये ट्यूबवेल कनेक्शन करवाएं, नहीं तो हो सकता है हमें लॉकडाउन की स्थिति में भी किसानों की हालात जो खराब है, मीडिया पर आंदोलन चलाते हुए धरातल पर भी उतरना पड़ेगा। तो हरियाणा सरकार तुरंत से किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करे। विकल्प आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए।
बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। राज्य में गन्ना किसानों को चीनी मिलों पर बकाया 15,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। किसान लगातार बकाया भुगतान की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार ने भुगतान के बदले चीनी लेने का विकल्प किसानों के सामने रखा है। किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से चीनी की खपत में भारी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि चीनी की कुछ खपत का 75% हिस्सा होटल्स और मिठाई जैसी दुकानों पर खर्च होता है, लेकिन वो सब बंद हैं। इसके साथ ही कई किसानों का गन्ना अभी भी खेतों में खड़ा है। पर्चियां मिलने में दिक्कतें आ रही हैं और किसान का गन्ना समय पर नहीं बिक पाया है। पुष्पेंद्र जी का कहना है कि किसानों को अब गन्ने के रकबे को घटाने के बारे में सोचना होगा और दलहन, तिलहन, मोटे अनाज और धान का रकबा बढ़ा देना चाहिए। हमसे ज्यादा गन्ना उत्पादन 1.5 गुना लगभग ब्राजील करता है। ब्राजील के यहाँ पर यह सिस्टम है कि वो कंट्रोल्ड रूप से यदि चीनी की मांग बढ़ती है तो चीनी का उत्पादन बढ़ा देता है, और यदि चीनी की मांग कम होती है तो वो एथेनॉल का उत्पादन बढ़ा देता है। लेकिन इस बार क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही कच्चे तेल के दाम कम है, तो मजबूरी में ब्राजील को भी भारी मात्रा में चीनी ही बनानी पड़ेगी गन्ने से। तो ऐसी परिस्थिति में चीनी के दाम और ज्यादा गिरेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है किसान भाइयों कि इस बार आप लोग गन्ने का रकबा कुछ कम करके चलें। अभी आपको गन्ने के बकाये के बदले चीनी दी जा रही है। अगले साल तक जाते जाते इसकी अगले प्राइस सत्र में अक्टूबर-नवंबर में इसकी स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई के बाद और 2 हफ्ते बढ़ाने का फैसला किया है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। हालांकि इस दौरान लोगों को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक अपने जरूरी काम निपटाने की छूट दी जाएगी। ये जिहड़ा लॉकडाउन और कर्फ्यू हाले असीं 2 हफ्ते तक कम से कम इसनूं अगे रखांगे, फिर आपां नूं हालात देखने पैणगे। लेकिन तुहानूं थोड़ी जी राहत मिलू ताकि तुसीं बाहर जाके घरां चों निकल के अपनी दुकानां तुसीं जा सको। तुहानूं मैं कहा सीगा कि मैं कोशिश करूँगा कि किसी ना किसी तरह तुहानूं राहत दित्ती जावे। असीं अज फैसला किया है कि असीं डेली 7 बजे तो लैके 11 बजे सवेरे असीं लॉकडाउन लिफ्ट होगा। तुसीं बाहर आ सकते हो अपने घरां चों, दुकानां खुल्लियां होणगियां 7 बजे तो लैके 11 बजे तक, उत्थे भी तुसीं जा सकते हो। कोरोना संकट और लॉकडाउन ने सरकारों की भी समस्या बढ़ा दी है। इससे निपटने के लिए पंजाब सरकार ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह से सलाह मांगी है ताकि लॉकडाउन के बाद के लिए बेहतर आर्थिक नीतियां तैयार की जा सके। इसकी जानकारी देते हुए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि हमने मोंटेक सिंह आलूवालिया की अगुवाई वाले एक्सपर्ट ग्रुप का मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से संपर्क किया था, जो इसके लिए मान गए हैं। हम कोरोना संकट से निपटने के बाद राज्य को आर्थिक विकास के रास्ते पर लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के राजपुरा की मंडी में कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आने के बाद फतेहगढ़ साहिब में सरहिंद सब्जी मंडी को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल सरहिंद सब्जी मंडी में राजपुरा और आसपास से बड़ी तादाद में लोग खरीद के लिए आते थे, इसलिए एहतियात के तौर पर फिलहाल प्रशासन ने 1 हफ्ते के लिए सरहिंद सब्जी मंडी को बंद करने का फैसला लिया है। इसके बाद आगे कोई भी फैसला हालात के मुताबिक लिया जाएगा। हालांकि प्रशासन के फैसले से छोटे किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। 1 हफ्ते तक सब्जी मंडी बंद होने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। किसान इस स्थिति में सरकार से वैकल्पिक नीति बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी सब्जियां बिक सके। साडी नॉलेज दे विच आया कि राजपुरे दे एरिए तो काफ़ी व्यापारी उरे सब्जी लैण लई आ रहे हैं, जो साडे लई बड़ा चिंता का विषय सी। असी उसे चीज़ नूं ध्यान च रखते हुए साडे अज एडमिनिस्ट्रेशन नाल रल के असी यही फैसला लिता है कि आउण वाले 1 हफ्ते के लिए मंडी बंद की जाए। गौरमेंट ने डिसीजन लिया, बहुत वधिया लिया, लेकिन ਜਿਹੜੇ छोटे किसान ने सानू हुण फोन आया भी भाई रात को 12 बजे तक मंडी खुली है, सवेरे 1 हफ्ते वास्ते बंद है। असी हुण मोटरसाइकिलों ते लैके अपनी सब्जी आए हैं। हाँ जी,
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਵੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਬਚ सके, सब्जी भी शहरों में पहुंच सके, वो तो सही तकनीक होनी चाहिए। वहीं एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी दिल्ली की आजादपुर मंडी में भी कोरोना का खतरा बढ़ गया है। मंडी के 11 व्यापारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने मंडी की कई दुकानों को सील कर दिया है। इससे पहले भी अंगूर और अनार का काम करने वाले व्यापारी को कोरोना संक्रमित पाया गया था। उस व्यापारी के परिवार के 4 सदस्य भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। प्रशासन उन लोगों की भी पहचान कर रहा है जो इन 11 व्यापारियों के संपर्क में आए हों। इस बीच किसान सब्जियों के सही दाम न मिलने से परेशान हैं। पंजाब के मानसा जिले में भेड़ी बाघा गांव के किसानों ने सब्जियों का सही दाम न मिलने के बाद उन्हें सड़क के किनारे फेंक दिया। आप देख सकते हैं कि कितने तरोताज़ा शिमला मिर्च इन्हें किसान सड़क के किनारे फेंकने को मजबूर हैं। लॉकडाउन के कारण देश भर में किसानों की हालत खस्ता है। बाजार तक फसलों को पहुंचा पाना मुश्किल बना हुआ है। ऊपर से बेमौसम बारिश किसानों के लिए मुसीबत का पहाड़ बन गई है। देखिए ये रिपोर्ट। लॉकडाउन की मार के साथ रही सही कसर बेमौसम बरसात ने पूरी कर दी है। जयपुर में खरबूजे की खेती को जबरदस्त नुकसान हुआ है। लगातार बारिश होने से फल ठीक से खिल नहीं पा रहे, जो हैं भी वो लॉकडाउन के चलते बिक नहीं रहे। इसमें क्या वो एक तो प्रकृति का तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रखा बहुत ही ज्यादा, और दूसरे ऊपर से क्या कि लॉकडाउन के चक्कर से क्या ये माल भी क्या मंडी नहीं जा रहा, तो अब ले जा क्या करें। हर साल तो खरबूजे के भाव कम से कम 40 रुपए किलो से स्टार्ट होते थे, अब की बात 8 से 10 रुपए किलो के हिसाब से चालू है। कर्नाटक के शिवमोगा में केले का भी यही हाल है। केले पेड़ों पर लदे लदे ही सड़ रहे हैं। वैसे तो व्यापारी सीधे खेत से ही खरीद लेते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते इन केलों को खरीदने कोई नहीं आ रहा। ये उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले की तस्वीरें हैं। बेलडा गांव में स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसान दोहरी मार झेल रहे हैं, एक लॉकडाउन की और दूसरी मौसम की बेरुखी की। कुछ ऐसा ही हाल संभल के किसानों का भी है। कहीं कोई खरीदार नहीं है और महीनों की मेहनत के साथ लागत भी बर्बाद हो रही है। जी बस किस तरह का क्या मंडी समिति में नहीं जा पा रही है सर। परमिशन बनवाते हैं तो उसे भी पुलिस वाले सर फाड़ देते हैं, और ये अब खेत में ही खराब हो रही है, इसको निकाल के बाहर गिर रहे हैं। ये मान के चलिए लॉस ही लॉस है। ये है कि हमने जो लागत लगाई है, लागत करीब इसमें आ जाती है 1 लाख रुपए पर बीघा के हिसाब से, वो भी नहीं लौट पाएगी। मुश्किल से ऐसे मान के चलिए कि आधा भी नहीं आ पाएगा इस साल। और इसके मुख्य 2 कारण मैंने आपको बता ही दिए, एक ओलावृष्टि की वजह से और एक ही लॉकडाउन। काफ़ी लॉस हुआ इस बार एक तो ओलावृष्टि ज़्यादा हुई थी, और जिसके वजह से उस समय जो फल तैयार था हमारा उस समय वो सब डैमेज हो गया था, खराब हो गया था, जो मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस समय आप देखा जा रहा है कि पेड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं स्ट्रॉबेरी के। हाँ, क्योंकि हमारा ऐसा है ना, इसकी बीमार बिक नहीं रहा, किसी का फल खराब हो रहा तो उखाड़ना ही पड़ रहा है हमें। कई किसानों ने किराए पर जमीन और साहूकारों से कर्ज लेकर स्ट्रॉबेरी लगाई थी, लेकिन अब स्ट्रॉबेरी खेतों में ही सड़ रही है और कर्ज चुकाने से लेकर परिवार पालने तक की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। कम 7-8 लाख रुपए का नुकसान है जी। चीज अपने गिरवी रखवा कर वो भी क्या मुझे नगर जब्त करी थी, और खेती मुझे लोन नहीं दी थी जी किसी ने, क्योंकि मेरा घर की जमीन नहीं है, मैं ठेके की जमीन बो रहा हूँ जी। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में प्लम और बादाम की फसल लगभग तैयार है, लेकिन किसानों को इन्हें तोड़ने से लेकर पैकेजिंग तक के लिए मजदूरों की कमी चिंता सता रही है। नुकसान हुआ तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से स्थिति ये हो गई है कि हमारे पास ना तो लेबर है, ना तो पेटियां है, ना तो मार्केटिंग का ही कोई जरिया है कि भाई कैसे हमारा माल बिकेगा कि भी नहीं बिकेगा। ये बड़ी स्थिति हो गई है खराब। यहाँ पर प्लम का सीजन सिर पे है, अब करें तो क्या करें, ना पेटी मिल रही है, ना लेबर है, ना ठेकेदार आ रहा, अब क्या करें, कहाँ जाएं, हम तो बर्बाद हो चुके हैं। इस बार तो है ही, बहुत ही बुरा हाल है। अब देश भर में किसानों का लगभग एक जैसा हाल है। जल्दी खराब होने वाले फलों और सब्जियों को उगाने वाले किसानों को नुकसान से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने कई दिन पहले राज्यों को बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करने को कहा था,
लेकिन ज्यादातर राज्यों में ये योजना जमीन पर उतर ही नहीं पाई है, जिसका नतीजा किसान भुगत रहे हैं। जयपुर से रामस्वरूप लामरोड, मुजफ्फरनगर से आशीष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। लॉकडाउन के चलते किसान अपनी साग सब्जियां मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अगर पहुंचा भी पा रहे हैं तो सही दाम नहीं मिल रहा है। इससे मायूस होकर किसान उन्हें फेंक रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में सांगली के किसानों के सामने फिलहाल ऐसी कोई समस्या नहीं है। देखिए कैसे। कहीं पर खेतों में सब्जियां सड़ रही हैं, तो कहीं पर किसान दाम न मिलने पर यूं फेंक रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के सांगली जिले के अरंग गांव के किसानों को ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। इसकी वजह है किसान उत्पादक समूह यानी एफपीओ के जरिए घर घर तक साग सब्जी की सप्लाई करने की पहल। बिचौलिए ना होने से किसानों को जहां अच्छी कीमत मिल रही है, वहीं ग्राहकों को कम कीमत में ताजी साग सब्जियां, वो भी घर बैठे। आमच्या गटामध्ये चर्चा करून एक मुख्य निर्णय घेतला आणि शेतकऱ्यांचा भाजीपाला जो मार्केटमध्ये गेल्यावर दलाल कमी किमतीमध्ये केवढी मोलानं विकत घेतात, तो आम्ही कमी केला। त्यांची दलाली, त्यांचं वाहतूक, त्यांची आडत हे सगळं डायरेक्ट कट झालं। तो नफा शेतकऱ्यांना मिळाला आणि कमी दरामध्ये आम्हाला खरेदी केल्यामुळे दारोदार इथून खरोखरी देणे की जनसेवा म्हणण्यापेक्षा आता ते पुण्याचं काम करतात हे लोक, आणि यांनी असाच हा उपक्रम कमीत कमी जिल्हाभर करावा, यांचा कंपनीचा फायदा करून घ्यावा। मी म्हणतो किंमत अजून वाढवायला हरकत नाही, आज लोक पाहिजे तेवढे पैसे देऊन घ्यायला तयार आहेत। रयत शेतकारी उत्पादक कंपनी नाम से 2016 में रजिस्टर्ड किए गए इस एफपीओ से अभी तक 1187 किसान जुड़े हैं, जो अलग अलग तरह के फल और सब्जियां उगाते हैं। इससे पहले ये एफपीओ घर घर जाकर साग सब्जियों की सप्लाई नहीं करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब सप्लाई चेन बिगड़ गई तो अफसरों की सलाह पर किसानों ने ये काम शुरू कर दिया। किसानों की ये पहल ग्राहकों को इतनी रास आई कि अब वो खुद लोगों से सब्जियां खरीदने की अपील कर रहे हैं। त्यामुळे आज मार्केटमध्ये 600च्या आसपास रुपयाला जेवढा भाजीपाला आपण फिरून लागला असता, तर तो डायरेक्टली शेतकऱ्यामार्फत घेऊन योग्य किमतीत दिल्यामुळे 350 रुपयाला ते आज त्याचं किट देतात। ते किट दिल्यामुळे लोकांना म्हणजे एकतर ते सगळं पॅक आहे, हायजेनिक वातावरणात तयार केलेलं आहे। त्यांनी जेव्हा मला पहिल्यांदा विचारलं तेव्हा मी म्हणलं शेतकऱ्याला काय मिळणार नाही, शेतकऱ्याला मिळेल तर मी तुमच्याकडे ऑर्डर देणार। त्यांनी हो म्हणले, आम्ही कोणी दलाल नाही, हे सगळे पैसे शेतकऱ्याला जाणार आहेत। चांगली गोष्ट आहे म्हटलं, मी तुम्हाला ऑर्डर जेवढी शक्य आहे मी त्याची जाहिरात करतो। माझे जेवढे कॉन्टॅक्ट ग्रुप आहेत सगळ्यांना व्हॉट्सअपवर यांचा मेसेज पाठवून दिला आहे। माझे लोकांना आव्हान आहे की जास्तीत जास्त भाजी ह्या लोकांच्याकडून घ्यावी, कुठल्याही प्रकारचा याच्यामध्ये। एफपीओ का ये सफल मॉडल बताता है कि किसानों को बिचौलियों से मुक्त करके मुश्किल से मुश्किल वक्त में उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। 2020-21 के बजट में केंद्र सरकार ने 2024-25 तक 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य तो रखा है, लेकिन इनमें से कितने जमीन पर उतरेंगे और कितने कागजों में रह जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र के सांगली से अशोक पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। फिलहाल किसान बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।